नमस्कार मित्रों, हम सभी पढ़ रहे हैं संधि और आज हम सभी संधि के अगले भाग में गुण वृद्धियण और अयादि संधि को उनके सूत्रों से जानेंगे, उनके सूत्रों के अर्थ को जानेंगे, उन सूत्रों की व्याख्या के साथ ही साथ उन सूत्रों के से बनने वाले जो उनके नियम हो रहे हैं, उन संधियों के नियमों को हम जानेंगे, कैसे उन सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास। और पहला होगा आपका गुण संधि। पहला क्या होगा आपका? गुण संधि। हाँ, तो हम बात करेंगे आपके गुण संधि। तो गुण संधि का सबसे पहले हम सूत्र, चूंकि यह क्लास आपकी कुछ याद करने की क्लास नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। जहां पर ये बताया जाता था इन वर्णों के बाद ये वर्ण आए वगैरह वगैरह, तो याद करना है, याद नहीं करना है हमें क्या करना है, केवल देखना है और बताना है। तो कैसे? तो एक सूत्र है, उन सूत्र को तो पढ़ना पड़ेगा। सूत्र है आपका आद गुण। क्या है? आद गुण। क्या है? आद गुण। तो अ या आ के बाद, अ या आ के बाद कुछ होने पर, अ या आ के बाद कुछ होने पर क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। अब किसी ने पूछा गुण हो जाएगा, ठीक है, लेकिन गुण क्या है और ये कुछ हो जाएगा मतलब क्या? तो इन दोनों को बात जानेंगे हम। थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। क्यों समझना पड़ेगा? इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि हमने अपने ग्रामर, अपने व्याकरण को शुरू से नहीं पढ़ा। अगर हमने शुरू से पढ़ा होता तो शायद हमें यहाँ पर थोड़ा सा, एक छोटा सा जो हम ब्रेक ले रहे हैं, उस ब्रेक को लेने की आवश्यकता ना पड़ती। तो हम यहाँ पर इसको शुरू करने से पहले हम कुछ जानकारी से संज्ञा किसे कहते हैं, हम संज्ञा जानेंगे। तो देखिए, क्योंकि क्या है, संधि तो बाद ही, पहले वर्ण होते हैं, वर्ण के बाद उसके बाद वर्ण परिचय में पद परिचय होते हैं, उनमें संज्ञा सर्वनाम क्या क्या प्रयुक्त पद हैं, पदों की चर्चा होती है पद परिचय में। तो चूंकि हमने पद परिचय तो पढ़ा नहीं है और पद परिचय में हमें संज्ञा पढ़ाए गए हैं, हमें संज्ञा पढ़ाए गए हैं। तो उन संज्ञाओं में हमें बताया गया है कौन कौन से वर्णों की कौन सी संज्ञा की गई है। तो वहां पर एक गुण संज्ञा, उन्होंने गुण संधि, यहाँ गुण संधि मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? संधि होने पर गुण का हो जाना, संधि होने पर गुण का हो जाना गुण संधि कहलाता है। बात तो समझेंगे आप। संधि होने पर दीर्घ हो जाना दीर्घ संधि कहलाता है। संधि होने पर गुण संधि, देखिए होता क्या है ना, संधि हो गई, विकार होगा, विकार होने के बाद जिसका अस्तित्व रहता है ना, नाम तो उसी का चलता है। और यहाँ पे संधि किसका रह गया है? सॉरी, यहाँ पे अस्तित्व किसका रह गया है? गुण का रह गया। और पहले अस्तित्व किसका रह गया था? दीर्घ का रह गया, तो दीर्घ संधि। अब गुण का अस्तित्व रह गया तो गुण संधि, आगे वृद्धि का अस्तित्व रहेगा तो वृद्धि संधि, यण का अस्तित्व रहेगा तो यण संधि, अयादि का अस्तित्व रहेगा तो अयादि संधि। वो नाम ही है एक। तो चलिए पहले जान लेते हैं गुण क्या है। चलिए ठीक है, संधि हो जा रही है, गुण संधि बन जा रही है, गुण क्या है? तो गुण को यही जानना है हमें, एक एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, आदिंग गुण। क्या पढ़ना पड़ेगा? आदिंग गुण। साथ बोलेंगे, आदिंग गुण, आदिंग गुण। अब यहां पे क्या है? आदिंग गुण क्या है? कह रहे हैं एंग, आत एंग गुण। कह रहे हैं जो एंग है ना, जो आत के संग बनने वाले एंग हैं वही गुण होंगे। बहुत ही आसान बताया इन्होंने। गुण क्या है? एंग। अब एंग कहां मिलेगा आपको? एंग कहां मिलेगा? ये मिलेगा आपको माहेश्वर सूत्र में। तो माहेश्वर सूत्र में एंग क्या है? पढ़ लीजिए, उंगलियों पर गिन लीजिए। अ ई ऊड़ री री क ए ओंग। अरे मिल गया क्या? ए ओंग। क्या मिला? ए ओंग। ए
माने ए ओ हो जाना। क्या हो जाना? ए ओ हो जाना। ए और ओ हो जाना ही क्या होते हैं? गुण होते हैं। अच्छा, यहां पर आद भी है। इनमें आगे कौन आते हैं? इनमें आते हैं आपके अर। क्या आते हैं? अर और अल। क्या आते हैं? अर अल भी इनमें आते हैं। तो इन्हें आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या जाना? एंग में कौन कौन आएगा? ए हो जाना, ओ हो जाना, ए और ओ के साथ ही अर और अल का भी हो जाना गुण संधि कहलाता है। एक लाइन में पूरी गुण संधि खत्म। क्या? आद गुणः, आद गुणः। किसी भी पद का एंग हो जाना ही क्या कहलाता है? गुण। एंग में ए ओ और दो आपके वर्ण अलग हैं, अर और अल, इतना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपका गुण हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब किनके साथ होगा ये आपको जानना। देखिए, संधि तो एक पद में होगी नहीं, संधि कितने पदों में होगी? 2। तो इन्होंने कहा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ई या ई आए, अ या आ के बाद ई या ई आए, तो ये क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। इन्होंने फिर से कहा अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए, ऊ या ऊ आए तो ओ हो जाएगा। नीचे छोड़ दे रहे हैं थोड़ा सा, री और री को लिख दें, लिख लीजिए। अ या आ के बाद रिया री आए तो क्या हो जाएंगे? अर। अ या आ के बाद ली आए तो हो जाएगा अल। इतना समझ लीजिए, हमें नहीं कुछ भी याद नहीं करना है। आप कहेंगे सर जी आपको याद था, आपने लिख दिया है, चलिए ठीक है मान भी लेते हैं, लेकिन ये बात आपको भी याद है। कैसे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। देखिए यहां पर ए, अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए हो जाएंगे। ये बात याद करनी है ना, एकदम नहीं याद करनी है। अगर आपने वर्ण पढ़े हैं तो मैंने पहले कह दिए हैं कि अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है तो ये हमारे नियम के कारण नहीं हो रहा है, ये हमारी जानकारी के अभाव के कारण, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा नहीं है। आइए इसमें से थोड़ा सा हम रिकैप कर लेते हैं। ए, आपको पता है मूल स्वर केवल 5 होते हैं। मूल स्वर केवल 5 होते हैं। कौन कौन? अ ई उ री ली। जो मूल स्वर है वो केवल 5 है, अ ई उ री ली। अब आगे जो आने वाले हैं ए ओ आई औ, ये क्या है? आपके संयुक्त स्वर हैं। ये क्या है? संयुक्त स्वर है। और चूंकि ए किससे बना है? ए बना है अ और ई से। ध्यान से समझिएगा, ये नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। अगर ये बात आपको याद रहेगी, क्योंकि कुछ बातें तो आपको, अब ऐसा तो है नहीं कि आप क ख ग घ ना पढ़ें और कह दें सर जी मैं किताब पढ़ना सिखा दीजिए, और आप किताब पढ़ना सीख रहे हो, कोई आपको वर्ण ज्ञान करा रहा हो तो आप कह दें कि सर जी ये तो बहुत कठिन है। कठिन ये नहीं है महाराज, कठिन है आपका ए का ज्ञान ना होना। तो हमें वो थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पिछली चीजें हैं। तो ए किससे बनता है? और बहुत ही आसान है, ए बनता किससे? अ और ई से। ये कुछ नहीं याद करना है। कब? जब आपको ये पता होगा तब। ए किससे बनता है? अ और ई से। हमने कहा सवर्णी है, अ कहें या आ कहें एक ही है, ई कहें या ई कहें एक ही है। यहां पर देखिए ऐसे ही ओ का होता है। ओ भी 2 वर्णों से मिलकर बना है। ओ किससे मिलकर बना है? अ और उ से। किससे मिलकर बना है? अ और उ से। ये चीजें बहुत ही आसान है अगर हम पढ़े लिखे रहते हैं, उसके बारे में जानकारी रखते हैं तब। अ और उ के मेल से क्या बनता है?
ओ। अब देखिए अ या आ सवर्णी है, चाहे जो होंगे आपके दीर्घई होंगे, लघु होंगे। अ या आ के बाद उ या उ आए तो ओ हो जाएंगे। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अ के बाद री का अर होना और अ के बाद ली का अल होना, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल है, इसको हम याद कर लेंगे। केवल 2 शब्द याद करने हैं यार, इतना तो हम कर ही सकते हैं। फिलहाल जो हमारा मेन है गुण संधि का होना, वो बात क्लियर हो चुकी है यहाँ से। आइए अब हम इसके बाद चर्चा करेंगे कुछ इनसे बनने वाले उदाहरणों की। अब जैसे देखिए यहाँ पर अ या आ के बाद ई या ई आए, जैसे रमाधन ईश, मतलब देखिए नरधन ईश नरेश, रमाधन ईश रमेश, महाधन ईश महेश, भावधन ईश भावेश, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहां से तैयार हो जाएंगी। ऐसे ही परधन उपकार परोपकार, परधन उपकार परोपकार, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, महाधन उत्सव महोत्सव, ठीक है ना। परधन उपदेश, परधन उपदेश परोपदेश, हितधन उपदेश हितोपदेश, नरधन उपदेश नरोपदेश, इत्यादि इत्यादि आप बना सकते हैं। और या आगे बाद रे का होना, महाधन ऋषि महर्षि, ब्रह्मधन ऋषि ब्रह्मर्षि, आप यहां पर सारे चीजें तैयार कर सकते हैं। जैसे ये और या आगे लिरिका ना, तवधन लिरिकारह तवलकारह, तवधन लिरिकारह तवलकारह, ये सारी चीजें आप यहां से गुण संधि बड़ी ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। आइए इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपके वृद्धि संधि की। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वृद्धि संधि की। यहां पर हमें कुछ नहीं याद करना, हमें क्यों सूत्र याद करना है। तो गुण संधि का सूत्र क्या है, आद गुण, माने गुण का हो जाना ही गुण संधि है। तो किसी ने पूछा गुण क्या है, तो एंग गुण है। आदेंग क्या है, गुण है। आद और एंग ये क्या है, गुण है। तो चलिए अब इसके बाद हम बात करेंगे आपके वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि का जो सूत्र है क्या है, सूत्र है आपका वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि। और ये तो ठीक है, वृद्धि हो जाएगा एच होने पर, वृद्धि हो जाएगा एच होने पर, यह बात तो क्लियर है, वृद्धि हो जाएगा। फिर से वही समस्या है, गुण और वृद्धि ये दोनों संज्ञा हैं, ये दोनों क्या है, संज्ञा है, हमें जानना पड़ेगा। तो हमने गुण तो बता दिया, आदेंग ही गुण है, आदेंग ही क्या है, गुण है। तो वृद्धि क्या है, वृद्धि है वृद्धिरादयच, आत आयच वृद्धि। चलिए अब देखिए वृद्धि को हम जान लेते हैं। तो ये बनता है वृद्धि रा दैच। अब इसी को अगर हम संधि विच्छेद कर देंगे तो वृद्धि है आत आयच, वृद्धि है आत आयच। माने वृद्धि कब होगी, जब आत और एच आएगा तब। आशा करते हैं आप समझ पा रहे होंगे। एच हो जाएगा, एच, एच क्या है, एच क्या है, कुछ जल्दी बोल दिए। हाँ, एच और आद का होना ही वृद्धि है, आने पर नहीं। आद और एच का होना ही क्या है, वृद्धि है। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, एच, अ ई उड़ रील री का ए ओंग ऐ औच ऐ औ, ऐ और औ किस में आते हैं, आपके वृद्धि में आते हैं। आइए देख लेते हैं इनमें क्या है। यहां पर देखिए फिर से वही, अब चाहे तो आप ये पूरा नियम यहां पर जो लिखा था वो याद कर ले, या ऐ कब होता है ये याद कर ले, दोनों में से बहुत ही आसान है। ऐ का होना याद कर ले, वही संधि है। अभी इतना तो क्लियर है कि ऐ का होना, औ का होना क्या होता है, ऐ का होना, औ का होना क्या होता है, वृद्धि होता है। इतना तो क्लियर है। जहां ऐ दिखे, जहां औ दिखे, वहां वृद्धि लगाएंगे, आज से कोई डाउट नहीं होगा। ऐ औ है तो वृद्धि, क्यों, क्योंकि वृद्धि राधेच। ऐ औ है तो वृद्धि, क्यों, वृद्धि राधेच। और एंग है माने ए और ओ है तो गुण, क्यों, आदेंग गुण है।
ये बात क्लियर है। अब हम यहां पर ये जो अ और अ पद बन रहे हैं वे कैसे बनते हैं? देखिए जैसे हमने जाना अ और ई से ए बनते हैं, अ और ई से ए बनते हैं, वैसे ही अ और ए से क्या बनते हैं? अ। क्या बनेगा? अ। अ या ए का क्या होना? अ होना ही क्या है? आपकी वृद्धि है। ये बात तो क्लियर है ना। अब सवर्णी होंगे, माने अ और आ, ए या ए दोनों बात एक ही होनी चाहिए। ये बात आप हमेशा क्लियर रखेंगे। अब यहां से बन रहे हैं, यदि अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए हो जाएगा। यदि औ भी तो करना है, औ करने के लिए क्या होगा? यदि अ या आ के बाद, यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाए, सॉरी हाँ, ओ या औ आए तो क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ये बात तो क्लियर है इतना। आइए हम इन्हीं को थोड़ा सा लिख लेते हैं। क्या? यदि अ या आ के बाद क्या आ जाए? ए आए, चाहे अ आए तो हमेशा क्या होगा? अ होगा। फिर से इन्होंने कहा यदि अ या आ के बाद ओ या औ आए तो हमेशा क्या होगा? औ होगा। किसी ने कहा ठीक है भैया उदाहरण देकर समझा दीजिए, तो आप बता दीजिएगा उन्हें। एक धन एक बराबर एकाएक, एक धन एक बराबर एकाएक। ये बात क्लियर हुई। एक धन एक बराबर एकाएक। नर धन औषधम, नर धन औषधम, नर औषधम, महाधन औषधम, महाऔषधम, महाधन औषधम, महाऔषधम। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप यहाँ बना करके वृद्धि संधि को निष्पादित कर सकते हैं। वृद्धि के बाद हम बात करेंगे यण संधि की। तो बस इन दोनों में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, वृद्धि और गुण में। बाकी यण संधि बहुत ही आसान है। यण संधि, यण का हो जाना ही यण संधि है। यण संधि क्या है? यण का हो जाना। देखिए सभी क्या है? माहेश्वर सूत्र से जुड़े हैं, सब माहेश्वर सूत्र से जुड़े हैं, तो यण का हो जाना ही यण संधि है। तो यण किसे कहते हैं? यण प्रत्याहार से बना है यण संधि। तो यण क्या है? यण कह रहे हैं, यण क्या है? यण है य व र ल, य व र ल। देखिए हमें माहेश्वर सूत्र याद है ना, हय वरट, हय वरट और अगला सूत्र था लड़। तो अब देखिए य से शुरू होकर के ड़ तक आए हैं, तो ये इत संज्ञक हैं, ये कट जाएंगे, बचे क्या? य व र और ल। तो ये इतने हो जाएंगे, य हो जाएगा, व हो जाएगा, र हो जाएगा, ल हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। कब और किस सूत्र से? कब और किस सूत्र से? तो उसका भी जवाब इन्होंने दिया। क्या? इको यणाची। कौन से सूत्र से? यूको इको यणाची सूत्र है यह। कह रहे हैं इक के बाद अच आ जाए तो, इक के बाद अच आ जाए तो यण कह देते हैं, यण हो जाता है। कब? इक के बाद अच आए, इक। फिर से हर बार माहेश्वर सूत्र को उन्होंने पूरा एकदम याद रखना पड़ेगा। इक, अ ई उ ई, इसे शुरू करिए। ई उ री ली। ये बात क्लियर हुई ना? ई उ री ली, ई उ री ली, इतना बन रहा है। अब कह रहे हैं इसके बाद अच आए, सबके बाद अच, सबके बाद अच, सबके बाद अच, सबके बाद अच। अच्छा कुछ भूल रहे हैं क्या? कुछ भूल रहे हैं आप सभी? भूल रहे हैं ना? इसका सवर्णी, कौन इसका सवर्णी लिखेगा? इसके सवर्णी का इसके साथ होना बहुत जरूरी है।
हमेशा सवर्णी से काम करेंगे आप। ई या ई के बाद अच आए, उ या उ के बाद अच आए, री या री के बाद अच आए, ली के बाद अच आए, तो इनके स्थान पे क्रमशः यण संधि यण हो जाता है। व होगा, र होगा और ल होगा। य व र और ल हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ पे गुण संधि में और यण संधि में। र वहां भी है, ल यहाँ वहां भी है, और र और ल यहाँ भी है। वहां पे अर और अल के नाम से आते हैं, यहाँ पर सीधे र और ल के नाम से आते हैं। तो समझ लेना है कि कैसे होता है। वहां पे र या ल तो होगा, लेकिन संधि में अ या आ के बाद आने पर अर या अल होगा। संधि कार्य में अ या आ के बाद आने पर अर या अल होगा। यहां पर किसके बाद आने पर? लिरी के आने पर, लिरी के बाद आने पर। और देखिए इसमें होता क्या है ना, इन्हीं का अभी तक हमने क्या पढ़ा? दोनों के स्थान पर। हमने क्या पढ़ा? दोनों के स्थान पर। लेकिन इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है कि ई का, उ का, रे का और लिरी का क्रमशः य व र और ल हो जाता है, और इनके बाद यही अच आकर के बैठ जाते हैं। ये इसके बाद प्लस अच आएगा, प्लस अच आएगा। ये सारे इससे जुड़े रहेंगे। ये बदल रहा है, ई बदल रहा है, य में उ बदल रहा है, व में री बदल रहा है, र में ली बदल रहा है, ल में। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, आपको वहां से लिख से हट करके बन रही हैं, इन्हें समझना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? आइए अब यहां से हम कुछ उदाहरण उठा लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बना लेते हैं कि कैसे इन्हें पढ़ेंगे हम। अब देखिए ई या ई के बाद अच होने पर ध्यान रखेंगे, अच में क्या क्या आता है? अ भी है, ई भी है, उ भी है, री भी है, ली भी है, ए भी है, ओ भी है, आय है और आओ है। माने ये नौ आते हैं, नावों आते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। ई और ई के बाद अगर ई या ई आ जाएगा ना तो दीर्घ हो जाएगा। मैंने दीर्घ पहले पढ़ा हम लोगों ने, तो दीर्घ हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी ये भी बता दिया जाता है ई या ई के बाद असमान स्वर आए। स्वर तो होंगे लेकिन कैसे होंगे? असमान। क्यों समान नहीं होंगे? क्योंकि समान होंगे तो दीर्घ होंगे, समान होंगे तो दीर्घ होंगे। इसलिए असमान वर्ण आने पर या असमान स्वर आने पर यह होगा। उ के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। असमान आने पर ध्यान रखें, क्योंकि समान आएगा ना दीर्घ हो जाएगा, समान आएगा तो क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। आइए अब इसी से उदाहरण बना लेते हैं। जैसे देखिए हम एक एक करके लेंगे। हम पहले से हम ऊपर का इरेज कर रहे हैं। जैसे इन्होंने लिखा प्रतिधन उपकार। क्या लिखा है? प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। प्रतिधन उपकार बराबर प्रत्युपकार। अब देखिए प्रत धन ई धन उपकार, धन उ धन पकार। अब ई का य हो गया, ई का क्या हो गया? य हो गया। इसका उ इसमें जुड़ गया तो प्रत्यपकार माने प्रत्युपकार हो गया। ये बन गया। फिर लिखा है इति उपदेश, इति उपदेश तो क्या हो जाएगा? इत्युपदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इत्युपदेश हो जाएगा, इत्युपदेश हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। अब हम ती हो गया ना, माने ई हो गया। अब हम उ की बात कर ले। जैसे अगर देखिए यहां पे अब हम दोनों को लेके चल रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था गुरुधन उपदेश, गुरुधन उपदेश तो सवर्णी हो गए ना, तो गुरु उपदेश हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? गुरुपदेश। अब देखिए अब क्या पढ़ेंगे हम? गुरु धन आज्ञा, गुरु धन आज्ञा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा? गुर धन उ धन आ, तो उ का हो जाएगा व, तो क्या हो जाएगा? गुरवाज्ञा, गुरवाज्ञा, गुरवाज्ञा। अब ऐसे ही
वधू धन आगमन, वधू धन आगमन क्या हो जाएगा? वध्वागमन, वध्वागमन कैसे हो गया? वधु वध धन उ, वध इसमें देखिए जुड़ रहा है ना, अलग हो जाएंगे। वध धन उ धन आ धन गमन, तो उ का क्या हो गया? व, और आगे जुड़ गया आ से, तो हो गया वा, तो वध्वा गमन। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही री से जोड़ लेते हैं। हमने ऊपर क्या पढ़ा था पहले? मातृ धन ऋण, तो हो जाता था मातृण, क्या हो गया था? मातृण। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे हम? मातृ धन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। तो जब मातृधन ऋण हो तो दीर्घ अका सवर्णे दीर्घ से, मातृधन ऋण हो तो दीर्घ अका सवर्णे दीर्घ से, और मातृधन आज्ञा हो, मातृधन आज्ञा हो तो मात्राज्ञा किससे? इको एड़च से। बात क्लियर हुई? आगे ऐसे ही लिरिक शब्द के प्रयोग मैंने आपसे पहले बता दिए हैं कि इनके प्रयोग केवल वेदों में होते हैं। फिलहाल इसके उदाहरण अभी हम नहीं दे पा रहे हैं। तो चलिए, ये तो था आपका यण संधि। इसके बाद हम आपके आज के अंतिम संधि अयादि संधि की बात करेंगे। अयादि संधि अयादि संधि सूत्र है आपका एचो अयवा या वह, एचो अयवा या वह। एच के होने पर क्या होते हैं? अय अव आय आव, अय अव आय आव होना ही क्या कहलाता है? अयादि। अर्थात कभी ऐसी स्थिति बने कि संधि में आय हो गया हो। अब फिर से यहां पर ध्यान रखेंगे, अभी यह होता था, यह होता था तो यण, आय होगा तो अयादि। अब परिवर्तन आपको समझना पड़ेगा। देख लेते हैं जैसे यहां पे हम, तो अब देखिए आय और कब होगा महाराज? एच के होने पर। कब होगा? एच का, एच। अब एच में कौन कौन आते हैं? ए ओ आय आओ, ए ओ आय आओ। क्रमशः क्रमशः अच पढ़ने पर, अच परे होने पर क्या हो जाते हैं? अय आय, अय अब आय आव हो जाते हैं। देख लेते हैं, इन्हें लिख कैसे लेते हैं हम। कह रहे हैं एच के परे अच होने पर ए ओ आए आओ, के परे अच होने पर, के परे अच होने पर क्रमशः आय। देखिए लिखता कैसे है ये? आय, आ, इसमें आ जुड़ गया तो ये हो गया अव। अब इसमें देखिए आ जुड़ गया तो हो गया आय, इसमें आ जुड़ गया तो ये हो गया आव। आय अव आय आव हो जाना। एच के परे, एच के अच परे होने पर संधि में आय अव आय अथवा आव का हो जाना, क्रमशः आव तक हो जाना ही अयादि संधि कहलाती है। बात क्लियर हुई? अब कैसे बन रहे हैं देख लेते हैं। जैसे नेधन आयन, नेधन आन, नेधन आन बराबर देखिए न। अब मैंने कहा इनका ये होना, इनका ये होना, और परे अच रह जाएगा, परे अच रह जाएगा। अब देखिए ने माने क्या? न धन ई, सॉरी न धन ए, ने माने न धन ए, ए का क्या हो जाएगा? अय, ए का क्या हो जाएगा? अय। तो न य न क्या हो जाएगा? नयन। ऐसे ही
पो धन आन, क्या पो धन आन क्या हो जाएगा पवन। कैसे भैया, प का प रहन दिया, ये क्या पो माने क्या प धन ओ, देख लो कंफ्यूज है। हमने कहा पो धन आन पवन होगा, नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं। पो को क्या लिख सकते हो, प धन ओ लिख सकते हो, पो को क्या लिख सकते हो, प धन ओ लिख सकते हो। आगे अन है, अ धन न लिख सकते हो, लिख दिया। ओ का क्या होना है, अब होना है। ओ का क्या होना है, अब होना है। ये व इसके साथ जुड़ गया तो व बन गया, ये अ इसके साथ जुड़ गया तो प बन गया, प व आगे ना पूरा है, पवन हो गया। ऐसे ही अय के साथ अच का आना आय धन अच में बदल जाना होता है, माने अच का अय का आय हो जाना, अय का आय हो जाना। जैसे नय धन अकह, नय धन अकह नायकह, नय धन अकह नायकह, नय धन अकह नायकह। सेम कंडीशन है, नय न धन आय, न धन आय, आय माने आय, आय माने आय तो हो जाएगा नाय कह, नायकह। ऐसे ही पवधन अकह, पवधन अकह क्या हो जाएगा पावकह। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। कुल 5 सूत्रों से हमने पूरी संधि, आपकी स्वर संधि को पूरा किया है, 5 सूत्रों से। और सूत्र बहुत ही छोटे छोटे हैं। जैसे हमारे साथ आप एक एक सूत्रों को देखेंगे। पहला सूत्र है आपका दीर्घ संधि का, तो दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ, कम से कम एक बार रिपीट तो कर ले, अकह सवर्णे दीर्घ, अकह सवर्णे दीर्घ। इसके बाद आपका आता है गुण संधि। गुण संधि क्या है, आद गुण, गुण संधि का आद गुण। गुण संधि के संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, गुण के संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, तो गुण के संज्ञा विधायक सूत्र हैं आदेंग गुण, देख लेंगे आदेंग गुण, ये बना लिए हैं। तीसरी संधि की बात करते हैं, है आपका क्या वृद्धि संधि, वृद्धि रेचि। सूत्र क्या है वृद्धि रेचि, आपका सूत्र बनेगा वृद्धि रेचि। संज्ञा विधायक सूत्र, संज्ञा विधायक सूत्र क्या है, संज्ञा विधायक सूत्र है वृद्धिरादय च, वृद्धिरादय च, वृद्धिरादय च। इसके बाद आपका यण संधि है। यण संधि सूत्र क्या है, इको यणचि, इको यणचि। उसके बाद आपका अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र क्या है, सभी रिपीट करेंगे, पहले सुन लेंगे। एचो अय या वाया, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। फिर से एचो अय वायावह, एचो अय वायावह, एचो अय वायावह। तो कुल 5 सूत्रों में से आपका पूरा स्वर संधि निष्पादित होता है। आशा करते हैं आप सभी ने स्वर संधि के सूत्रों को पढ़ा होगा, समझा होगा। और अगर आपको तनिक भी सूत्र याद करने में कोई भी समस्याएं होती हैं तो सूत्र को कम से कम 5 से 10 बार पढ़ें। और मुझे पूरा विश्वास है कि सूत्र को याद कर लेने के बाद आपको वे अ या आ के बाद ई या ई का आ जाने पर क्या होना है, कैसे होना है, क्यों होना है, ऐसी सारी दुविधाएं आपके मन से समाप्त हो जाएंगी। तो इन विश्वास के साथ आप सभी को आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय, धन्यवाद मित्रों।